इसके बाद देखते हैं रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण। अभी आप देख रहे थे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य। इसके बाद आप देखते हैं रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में साख पर नियंत्रण किस प्रकार करती है। इसके लिए नियंत्रण उपाय पहला बैंक दर। बैंक दर से आशय, बैंक दर से आप क्या समझते हैं? तो बैंक दर वह दर है, बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी या अनुमोदित ऋण पत्रों की जमानत के आधार पर रिजर्व बैंक के द्वारा साख पर नियंत्रण की बात होती है। तो पहला है बैंक दर। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी एवं अनुमोदित ऋण पत्रों की जमानत के आधार पर व्यापारिक बैंक को ऋण प्रदान करती है। व्यापारिक बैंक को क्या प्रदान करती है? ऋण प्रदान करती है। बैंक दर वह दर है जो प्रथम श्रेणी एवं अनुमोदित ऋण पत्रों की जमानत के आधार पर व्यापारिक बैंक को ऋण प्रदान करता है। क्या वे हुंडी के ऊपर जमानत हो या केंद्रीय बैंक से ऋण हो? केंद्रीय बैंक से ऋण या हुंडी, इसके आधार पर क्या होती है? इस पर नियंत्रण लगाएंगे। हुंडी के आधार पर भी इस पर साख पर नियंत्रण लगाएंगे। तो प्रथम श्रेणी एवं नियोजित अनुमोदित ऋण पत्र है, इस पर नियंत्रण करती है। दूसरा है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रिया के माध्यम से भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? साख पर नियंत्रण करती है। खुले बाजार की क्रियाओं से तात्पर्य या आशय, खुले बाजार की क्रियाओं से तात्पर्य सरकारी प्रतिभूतियों व ऋण पत्रों, सरकारी जो प्रतिभूति है या प्रथम श्रेणी के बिल है या प्रतिज्ञा पत्र है, इसके क्रय विक्रय से। खुले बाजार की क्रियाएं वह क्रियाएं जिसमें क्या की जाती है? प्रतिज्ञा पत्र है। खुले बाजार की क्रियाएं वह क्रियाएं जिसमें प्रतिज्ञा पत्र, प्रथम श्रेणी के बिल, सरकारी प्रतिभूति, इसका क्या करती है? क्रय विक्रय करती है। रिजर्व बैंक इन प्रतिभूतियों को बेचता है और जनता द्वारा उन्हें खरीदा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? ये जो ऋण पत्र है इनको बेचता है और जनता द्वारा इन ऋण पत्रों की खरीदी की जाती है। इसके आधार पर क्या की जाती है? साख पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। तीसरा है परिवर्तनशील कोषानुपात। परिवर्तनशील जो कोषानुपात है, इसके आधार पर भी साख पर नियंत्रण लगाया जाता है। अनुसूचित बैंक रिजर्व बैंक के पास, अनुसूचित बैंक को रिजर्व बैंक के पास क्या करनी पड़ती है? कोष रखनी पड़ती है। कोष रखना अनिवार्य है। जैसे हम देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जितने भी व्यापारिक बैंक हैं, इन सभी को कोष रखनी पड़ती है। रक्षित कोष के रूप में रकम जमा करनी पड़ती है। उसी तरह जो अनुसूचित बैंक है, इसको भी क्या करनी पड़ती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कोष रखनी पड़ती है। कोष रखना अनिवार्य है। और इसमें एक क्या होती है? जमा के आधार पर न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत जमा करना पड़ता है। रिजर्व बैंक के पास क्या करनी पड़ती है? जो हम कोष जमा कर रहे हैं उसमें जमा के आधार पर न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत जमा करना पड़ता है। और इसी के आधार पर क्या करती है?
रिजर्व बैंक स्टॉक का नियंत्रण करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में समय समय पर इन कोषों में परिवर्तन करता रहता है। समय समय पर क्या करनी पड़ती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसमें परिवर्तन करना पड़ता है। क्या होता है, तरल कोष अनुपात। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तरल संपत्ति के रूप में नगद है, बैंकों में जमा विनिमय पत्र है, सरकारी प्रतिभूति है, इसको सम्मिलित की जाती है। तरल कोष अनुपात में क्या क्या शामिल की जाती है, नगद, बैंकों में जमा विनिमय पत्र, बैंक में जो जमा विनिमय पत्र है और सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं इसको सम्मिलित की जाती है। और इस प्रपत्र में तरल कोषानुपात कितनी होनी चाहिए, 46% होना चाहिए। कम से कम तरल कोषानुपात 46% होना अनिवार्य है। 46% तरल कोषानुपात का होना आवश्यक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऋण केवल उन्हीं बैंकों को देती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्हीं बैंकों को ऋण प्रदान करती है जिनकी तरल कोषानुपात 46%। तो 46% से यदि कम है तो उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा साख प्रदान नहीं की जाती है। तो 40% क्या होनी चाहिए, कोष होना चाहिए। पांचवा है चयनात्मक साख नियंत्रण। चयनात्मक साख नियंत्रण, रिजर्व बैंक साख पर नियंत्रण करती है तो इसके लिए चयनात्मक साख नियंत्रण नीति अपनाई जाती है। चयनात्मक साख नियंत्रण नीति ये क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अधिनियम 21 के आधार पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 21, अधिनियम की धारा 21 अनुसूची, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 21 के आधार पर बैंक को अधिकार है कि वह क्या कर सकता है, ऋण पत्रों की दिशा व नियमन करे। ऋण पत्रों की दिशा व नियमन करें, इसी का चयनात्मक साख नियंत्रण करते हैं। चयनात्मक साख नियंत्रण किसे करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 21 के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम ये धारा 21 के आधार पर क्या की जाती है, साख पर नियंत्रण लगाई जाती है। और इसी के आधार पर दिशा मात्रा का निर्धारण किया जाता है। इसी धारा के आधार पर साख का नियंत्रण किया जाता है, साख की धारा निर्धारित की जाती है। इसी को साख नियंत्रण करते हैं। रिजर्व बैंक की सफलता, रिजर्व बैंक को क्या क्या सफलता मिली, पहला है नोट निर्गमन की सफलता। आप सबको मालूम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, नोटों का निर्गमन करती है। नोटों को निर्गमन करने में उनको सफलता प्राप्त हुआ, क्योंकि नोट निर्गमन करने के लिए क्या करनी पड़ती है, इनको न्यूनतम कोष भी रखनी पड़ती है। ये समय समय पर इसमें परिवर्तन हुआ है। 1935 से 1956 तक 1935 से 1956 तक 1935 से 1956 तक अनुपातिक कोष प्रणाली द्वारा, अनुपातिक कोष प्रणाली के द्वारा न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाकर नोट छापने में इसको क्या मिल गया, एकाधिकार प्राप्त हो गया।
अभी आपको बताएं 115 करोड़ मूल्य का सोना, 115 करोड़ रुपये मूल्य का सोना और 85 करोड़ विदेशी ऋण पत्र। 115 करोड़ रुपए की सोना और 85 करोड़ की विदेशी ऋण पत्र। विदेशी जो प्रतिभूति है या ऋण पत्र है और इसको रख करके मुद्रा छाप रही है, क्योंकि मुद्रा छापने के लिए अभी आपको बताया था 200 करोड़, चाहे 200 करोड़ रुपया सोना चांदी हो या विदेशी प्रतिभूति हो, ऋण पत्र हो या नगद हो, मतलब 200 करोड़ रुपये से इसके कोष में कमी नहीं होनी चाहिए। 200 करोड़ रुपये से कम है तो नोट का निगमन नहीं करेगा। जिसके पास संपत्ति है 200 करोड़ रुपये, और 200 करोड़ रुपये में सिर्फ ये नहीं कि नगद हो, नगद के अलावा सोना चांदी भी हो सकती है, यह विदेशी जो प्रतिभूति है वे भी हो सकती है। कुल मिलाकर के 200 करोड़ रुपया होना चाहिए और ये इसको सफलता मिली। दूसरा है सुलभ मुद्रा नीति। सुलभ मुद्रा नीति अपनाने में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सफलता मिली। रिजर्व बैंक की स्थापना के समय ब्याज दर, रिजर्व बैंक की स्थापना के समय ब्याज दर बहुत कम था, 3%। जिस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी उस समय क्या थी, ब्याज जो दिया जाता था बैंक दर होता था 3%, 3% ब्याज दी जाती थी। ये बढ़ करके 3.5% हो गए। साढ़े 3%। इसके बाद यदि 1951 से हम देखें तो 1951 तक ब्याज दर यही रहा। 1951 तक ब्याज की जो दर है ये यही है, इसमें किसी प्रकार की कमियां वृद्धि नहीं हुई। लेकिन 1991 में हम देखें तो 1991 में बैंक दर 10%, 1991 में ब्याज दर 10% थी। अभी 10% है में 98 तक, 1998 तक। उसके बाद अभी यदि हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में जो ब्याज दर है या बैंक दर है वो क्या है, बहुत कम है। इसमें 6% बताए गए हैं। लेकिन यदि हम बैंक में जाकर देखें तो यहाँ 4% ही ब्याज दर। जिस प्रकार समय समय पर सुलभ मुद्रा नीति में बता रहे हैं ब्याज दर, बैंक दर समय समय पर इसमें परिवर्तन किए हैं। जिस समय इसकी स्थापना हुई उस समय 3.5%, 3.5% थी इसकी स्थापना हुई उस समय, और 1951 तक ये 3% रहा। 1991 में 10% और आज वर्तमान में हम देखें तो 6%। इस प्रकार सुलभ मुद्रा नीति में भी सफलता मिली। तीसरा है स्फीति नियंत्रण। आप सबको मालूम है बाजार में मुद्रा स्फीति और मुद्रा संकुचन की स्थिति मतलब अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होता है। उतार चढ़ाव होता है अर्थव्यवस्था में, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण आवश्यक है, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर ब्याज दर, बैंक दर में या मुद्रा निर्गमन करके इस पर नियंत्रण लगाने में भी उनको सफलता मिली है। क्योंकि जो मुद्रास्फीति की स्थिति है इसको नियंत्रित करने के लिए समय समय पर अनेक कदम उठाए। इसमें जैसे हम नियंत्रण उपाय बैंक दर, खुले बाजार क्रियाएं, परिवर्तनशील कोष अनुपात, तरल कोष अनुपात, इनको अपना करके वो क्या कर सकते हैं, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाया जा सकता है।
मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगा सकते हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अनेक प्रकार की क्या की गई नीति बनाई पर नियंत्रण लगाने। क्या नीति बनाई? बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, परिवर्तनशील प्रसन्नपात, तरल प्रसन्नपात, इसको अपना करके मुद्रास्फीति पर भी नियंत्रण लगाया सकते। इसमें भी इनको सफलता मिली। चौथा है ब्याज दरों में स्थिरता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्या सफलता प्राप्त की है? ब्याज दरों में स्थिरता। रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व देश में ब्याज दर काफी अस्थिर थी। जिस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना नहीं हुई थी, उसके पहले यदि हम देखें तो हमारे देश में ब्याज की दरों में उच्च मतलब अस्थिर था, उतार चढ़ाव होता था, उतार चढ़ाव आता था। इसमें भी काफी सफलता मिली, क्योंकि हम देखते हैं व्यापारिक आवश्यकताओं के आधार पर रिजर्व बैंक क्या करती है, व्यापारिक आवश्यकताओं के आधार पर स्टॉक पर नियंत्रण करने में काफी इनको सहायता मिली। इसके बाद सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था। सरकार व एजेंट के माध्यम से रिजर्व बैंक सरकार क्या करती है, एजेंट के रूप में, सरकार एजेंट के रूप में रिजर्व बैंक के सरकार के लिए सार्वजनिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या किए हैं, काफी अच्छा कार्य किए। क्योंकि आंतरिक ऋण भी नहीं, अंतरराष्ट्रीय ऋण भी भारी मात्रा में हम देखें तो सार्वजनिक ऋण में सिर्फ आंतरिक ऋण ही प्राप्त हो रहा है, दूसरे देशों से भी इनको ऋण की प्राप्ति हो रही है। इस प्रकार सार्वजनिक ऋण प्राप्त करने में भी ये काफी सफल हुआ है। यह रिजर्व बैंक की सफलता। अब रिजर्व बैंक की असफलता। सफलता के साथ साथ रिजर्व बैंक को अनेक असफलताओं का भी सामना करना पड़ा। इसमें पहला है मुद्रास्फीति को रोकने में सफल नहीं हो पाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मुद्रास्फीति को रोकने में असफल रहा, क्योंकि हम देखते हैं बाजार में मुद्रा आज जो स्थिति है वो मुद्रास्फीति की स्थिति है। आज भी हम देखते हैं कि हमारे देश में मुद्रास्फीति की स्थिति है। इसको रोकने में रिजर्व बैंक सफल नहीं हो पाया, क्योंकि रिजर्व बैंक अपनी नीतियों के माध्यम से मुद्रास्फीति जैसे घातक बीमारियों पर अंकुश नहीं लगा पाई। मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने में वो सफल नहीं हो पाए। रिजर्व बैंक अपनी साख या मुद्रा की पूर्ति, रिजर्व बैंक क्या कर रही है, साख और मुद्रा पूर्ति व्यवस्था के माध्यम से मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाया। और दूसरा है मुद्रा बाजार में संबंध का अभाव। रिजर्व बैंक को दूसरी सफलता है, असफलता प्राप्त हो मुद्रा बाजार में संबंध का अभाव। आज हम देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बाजार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में चाहे वे संगठित मुद्रा बाजार हो या असंगठित मुद्रा बाजार हो, इसमें समन्वय एकीकरण स्थापित करने में सफल नहीं हो पाए। मुद्रा बाजार में इसको एकीकरण करने में, इस पर नियंत्रण करने में वे सफल नहीं हो पाए, चाहे मुद्रा बाजार संगठित हो या असंगठित हो। क्योंकि स्वदेशी जो बैंक होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को, श्रमिकों को ऋण देते हैं। जो स्वदेशी बैंक होते हैं वे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण प्रदान करते हैं। तीसरा है ब्याज की दरों में भिन्नता। आप सबको मालूम है कि हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अन्य जितने व्यापारिक बैंक थे उसकी ब्याज दर में समानता लाने में सफल नहीं हो पाए। जितने भी व्यापारिक बैंक
इन सभी व्यापारिक बैंकों की जो ब्याज दर है उसमें भिन्नता है। सभी बैंकों की ब्याज दर अलग अलग है, इसमें समानता लाने में भी वो सफल नहीं हो पाए हैं। देश में जितने भी भाग में व्यापारिक बैंक प्रचलित है उन सब में ब्याज की दर अलग अलग है। मुद्रा बाजार में यदि हम देखें तो स्वदेशी जो बैंक है, साहूकार है, महाजन लोग, साहूकार है, महाजन है, इनको यदि हम देखें तो ये ब्याज अधिक लेते हैं लोगों से, ये ब्याज अधिक लेते हैं लोगों से 36% वार्षिक। साहूकार, महाजन वह जो स्वदेशी बैंकर है वे 36% वार्षिक ब्याज लेते हैं। आप सबको मालूम है 2% 3% बोलते हैं नहीं, महीना में 2% लेता है, 3% लेता है, 12 महीने में 36% हो गए ना। इसी से हम ऋण लेते हैं, साहूकार है, महाजन है, सेठ है, इससे यदि हम ऋण लेते हैं तो 2% 3% हमको क्या देनी पड़ती है, ब्याज महीना का देना पड़ता है। कई लोग 5% भी ले रहे हैं तो 5% में कितना हो गया, 60% वार्षिक हो गया। 30 दर से क्या कर रहे हो, लोगों से ऋण वसूल कर रहे हैं। इसमें भी रिजर्व बैंक इस पर नियंत्रण करने में सफल नहीं हो पाए। इसके बाद चौथा है रुपये बाह्य मूल्य में, रुपये बाह्य मूल्य में अस्थिरता। रुपये के बाह्य मूल्य में अस्थिरता, रिजर्व बैंक भारतीय रुपये के विदेशी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रुपये के विदेशी मूल्यों को स्थिर रखने में। आप सबको मालूम है हमारे देश की जो मुद्रा है और दूसरे देश की मुद्रा है, दोनों देश की मुद्रा की जो कीमत है वे अलग अलग है। बाह्य मूल्य में, रुपये के बाह्य मूल्य में अस्थिरता, तो इसमें क्या बताओगे, हमारे भारत देश की जो रुपया है और दूसरे देश जैसे हम अमेरिका देखते हैं डॉलर, दोनों की जो कीमत है, मुद्रा की कीमत अलग अलग है। हमारे भारत देश की जो मुद्रा है उसकी यदि हम तुलना करें डॉलर की तो बहुत कम है, इसकी जो कीमत है बहुत कम है भारत के रुपये। आप पेपर में देखते हैं $1 बराबर 70 रुपया, 65 रुपया, 70 रुपया 65 रुपया। इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, डॉलर स्थिर है, लेकिन हमारे भारत देश की जो मुद्रा है इसकी कीमत में परिवर्तन होता रहता है, 50 से ऊपर चलता है, 60 रुपया, 63 रुपया, 65 रुपया, 70 रुपया तक भी $1 की कीमत। तो इसमें भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको रोकने में, इस पर नियंत्रण करने में सफल नहीं पाए। और पांचवा है बैंकिंग सुविधाओं की अपर्याप्तता। आज भी हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में पर्याप्त बैंकों का विकास नहीं हो पाया, विस्तार नहीं हो पाई। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों का अभाव है, बैंक की सुविधाएं लोगों को नहीं मिलेगी ग्रामीण क्षेत्र में। इसको भी हो क्या करने में, बैंक स्थापित करने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि बैंक सुविधाएं होगी तभी लोगों द्वारा क्या किया जाएगा, बचत किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोली गई, लेकिन देश के आकार एवं जनसंख्या को देखते हुए बैंकिंग शाखाएं है, बैंक है, लेकिन जो शाखा है वे जनसंख्या को देखते हुए, जनसंख्या को देखते हुए क्या है, बैंक पर्याप्त नहीं है। जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर बैंक पर्याप्त नहीं है। इसमें भी रिजर्व बैंक को सफलता नहीं मिल पाई। ये हो गया रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक की सफलता, ये भी क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक की सफलताओं को लिखिए। यह रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साख नियंत्रण की नीति, नॉन क्वेश्चन नीति, इसको याद करना है।
इस प्रकार ये सब रिजर्व बैंक की सफलता और असफलता। ठीक है।